Knowledge conquers all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर बच्चों हमने पढ़ लिया था जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, जो कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, उसके अंदर बच्चों हमने जाना था कि जो हड़प्पा है उसका विकास कैसे हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, उसे प्राचीनतम सभ्यता क्यों कहा जाता था, और उसे सिंधु घाटी सभ्यता या कस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। क्यों, उसके रीजन जाने थे। हमने उस वहाँ के जो मकान थे उनकी संरचना क्या थी उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी, और वो कौन कौन से कार्य करते थे, उनके घर किस प्रकार बनाए जाते थे, दुर्ग और निचला शहर, उनके स्नानघर आदि के बारे में काफी विस्तार से जाना था। आज बच्चों हम सेकंड चैप्टर इसका जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है बच्चों राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कैसे इसको हड़प्पा सभ्यता के साथ हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद कैसे ये विकसित हुआ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, काफी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे। और उसमें से एक मगध जो हमारा महाजनपद है वो काफी शक्तिशाली महाजनपद है, उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो जनपद है मगध, जो महाजनपद है, उनकी क्या विशेषताएं हैं बच्चों, इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे एक आरंभिक साम्राज्य जो कि मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, उत्तर मौर्य काल एवं गुप्त मौर्य साम्राज्य, बदलता हुआ देहांत। ठीक है, फिर नगर एवं व्यापार की बात करेंगे। ठीक है, फिर उनकी कुछ मूल बातें हैं वो उनकी बात करेंगे, जो अभिलेख प्राप्त हुए उनकी बात करेंगे, उनकी क्या सीमाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता, इसका क्यों विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। ठीक है, और आखिरकार इसे वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। देखो बच्चों, पहले हम एक बार फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि हमने एक आपको बताया था ना, हड़प्पा सभ्यता, हमने आपको क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता बताया था। हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट, हमने आपको हड़प्पा सभ्यता बताया था। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का मैंने टाइम पीरियड बताया था बच्चों। ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या था एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका जो बच्चों टाइम पीरियड था वो था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये उसका टाइम पीरियड था। और लास्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता में बात करी थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका पतन कैसे हुआ। उसके मैंने आपको कई कारण बताए थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, विदेशी राज्य जो होंगे अगल बगल के, उनका आक्रमण, बाढ़ या सूखे की स्थिति, ऐसे कई कारण बताए थे। और जिसमें जो एक प्राचीनतम, जिसमें मतलब कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो दूसरे राज्य के लोग थे उन्होंने ना क्या किया होगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी उस पर आक्रमण किया गया, जिससे उनका पतन होता चला होगा। जो वहां के लोग थे वो धीरे धीरे क्या दूसरे इलाकों में जाने लग गए। ठीक है बच्चों, वो दूसरे इलाकों में जाने लग गए थे। ठीक है, और उसमें जो आक्रमण जो किया था वो किसने किया था, ये सब कई इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य थे ना, आर्य, इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता जब उसका अंत हो गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका अंत हो गया, उसके जो लोग थे वो छोटे छोटे नगरों या शहरों में जाने लग गए।
तो ये क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ये चैप्टर हमें ग्रामीण सभ्यता के बारे में जानकारी देगा। जो हड़प्पा सभ्यता था वो प्राचीनतम शहरी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी, नगरीकरण सभ्यता के बारे में हमें जानकारी देता था बच्चों। ठीक है, जब हमने जान लिया कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ना बच्चों हमारी, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक बच्चों, तो काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका टाइम पीरियड हमारा हड़प्पा सभ्यता का 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था, और जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड 1500 से 1600 ईसा पूर्व था। लेकिन सर जो हमारा 1900 से लेके ना 1500 का टाइम पीरियड है वो कहाँ गया, वो तो आप बताओ। देखो बच्चों, उसके ना हमें साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए, तो हम ये अंदाजा नहीं अभी तक लगा पाए कि उस समय क्या था, क्या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। यानी उस टाइम पीरियड के लगभग 400 साल टाइम पीरियड था ना, वो अज्ञात काल के नाम से जाना जाता है बच्चों, क्योंकि उसके बारे में हमें ना सूचना ही नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अज्ञात काल कहा जाता है इतिहास के अंदर। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों जो वैदिक सभ्यता थी ना, ये कैसी सभ्यता थी, इसके अंदर कौन सी भाषा देखने को मिलती थी। ठीक है, जो अब वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। जैसा बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका टाइम पीरियड क्या था, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और इसका जब पतन हो रहा था तो यहाँ के लोग धीरे धीरे क्या छोटे छोटे नगर बसाने लग गए थे, वहां जाके रहने लग गए थे। ठीक है, तो उससे ना हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी कि पतन के बाद क्या हुई, वैदिक सभ्यता जो है वो अस्तित्व में आई है बच्चों। ठीक है, फिर ये कैसी सभ्यता थी बच्चों, ये जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और ये आर्यों द्वारा बसाया गया था। जैसा मैंने अभी बच्चों को बताया आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता ना, उसके पतन में कई राज्यों जो होंगे उस समय, ठीक, उन्होंने आक्रमण किया था, जिनमें आर्यों को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, जब उन्होंने आक्रमण किया, लोग जो होंगे वहां के अपने बचाव के लिए ना दूसरे अलग अलग जगहों पे जाने लगे और वहां रहने लगे होंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना बच्चों, जब ये वहां रहने लगे होंगे तो ये जो हमें ये किस में देखने को मिलता है, ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है, और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया कि 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसकी जो भाषा उस समय थी वैदिक सभ्यता के अंदर, ठीक है, ये भाषा प्राक संस्कृत, जो कि वर्तमान में संस्कृत से संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। यानी कि उस समय जो वैदिक सभ्यता थी ना, इसको प्राक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो थी वो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड थी। एक ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, एक उत्तर वैदिक काल जो कि बच्चों 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इसको वैदिक सभ्यता ही कहा क्यों जाता है। काफी बच्चे, और बढ़िया है, पूछो आप क्वेश्चन, आपका फर्ज होता है कि क्वेश्चन पूछना, अगर आपको समझना है। ठीक है बच्चों, आप पूछो। ठीक है, इसको वैदिक सभ्यता ना बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो हमें जानकारी मिलती है ना बच्चों, इसकी जानकारी, वैदिक सभ्यता की जानकारी वो वेदों से मिलती है। किससे मिलती है, वेदों से मिलती है बच्चों। ठीक है, अब जो ऋग वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता दो भागों में टूटी थी, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल था ना, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल के दौरान हमें क्या मिलती है, ऋग वेद की रचना मिलती है, एक काफी बढ़िया वेद है, इसके अंदर हमें काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आगे हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर वैदिक काल है ना बच्चों, उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेदों जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद
ये क्या होती है, रचना होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वैदिक सभ्यता में सबसे प्राचीनतम जो वेद जो है वो कौन सी रचना है, वो ऋग्वेद मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? ऋग्वेद मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ऋग्वेद। और उसके बाद अगर पूछ लेता, कभी ये पूछता है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान कौन सी हमें जो रचनाएं है वो देखने को मिलती है, तो बच्चों उसके अंदर ना हमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम जाने की कोशिश करेंगे ना लोह युग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। जब हमने आपको पढ़ाया था पहला चैप्टर आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा वासी थे ना, उनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है बच्चों, उनको जो लोहे थे उसके बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब ये हमें सभ्यता देखने को मिलती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ के जो ग्राम, ये इसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, वैदिक सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी और नगरीकरण की सभ्यता थी। ठीक है बच्चों, इस सभ्यता में हमें लोहे के प्रमाण देखने को मिलते थे, लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें हमें लोहे के प्रमाण देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है बच्चों, फिर जो हमारी लोहे की खोज के बाद लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, यानी कि जब इस सभ्यता में हमें लोहा की जानकारी प्राप्त हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जीवन में परिवर्तन आए। कैसे आए? यानी कि लोहे से ना हल और हथियार बनाए जाने लगे। जो वहां के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, लोहे के हथियार और हल बनाते थे, जिससे वो खेती करने वगैरह में उन्हें आसानी होती थी। ठीक है, और अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए ना वो अलग अलग प्रकार के औजारों को बनाते थे, जिससे वे अपने कार्यों को आसानी पूर्वक कर सके। ठीक है बच्चों, अब लोहे के हल से खेती अधिक उपजाऊ और व्यापक हुई। यानी कि वो लोहे के जो हल थे उसको खेती में प्रयोग करते थे ना, तो वो खेतों की ना जुताई जो होती है, आपने खेतों में देखा होगा खेतों की जुताई होती है, अब तो ट्रैक्टर से होने लगी है। पहले क्या होता था ना, जो बैल होते थे और हमारा जो हल होता था उस पे रख के बैलों के द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी बच्चों। ठीक है, और कहीं की वो अभी भी कुछ गांव में देखने को मिलता है, एक दो लोग ऐसा करते हैं, बाकी अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया है तो उसी से जुताई होती है। जिससे क्या होता है ना, जो भूमि होती है खेती के लिए वो अधिक उपजाऊ होती है, और कम समय में ना यहाँ का जो उस समय जो किसान जब हल हो गए थे, कम समय में व्यापक पैमाने पर क्या कर सकता था, खेती कर सकता था, जब उसके पास हल लोहे के हल का मिल गया था। ठीक है, फिर कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों के पास अधिशेष यानी सरप्लस बचने लगा। अब जब भूमि उपजाऊ होगी ना, तो जो कृषि है उसका क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब उत्पादन जब बढ़ जाएगा ना, तो वो क्या होगा, वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा भी ना उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, जब उत्पादन अपनी आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है ना, तो भाई वो अधिशेष यानी सरप्लस कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये ज्यादातर आपने जो टर्म है अधिशेष यानी सरप्लस इकोनॉमिक्स में आप सुनने को आपको मिलता है। ठीक है, जब ये बच जाता है तो वो क्या करते हैं, वो इसको बेच देते हैं। ठीक है बच्चों, वो बेचने के काम आ जाता है, जिससे उनको धन वगैरह प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, मजबूत हथियारों के कारण बड़े राज्यों का विस्तार हुआ। यानी कि जब हथियार उनके पास हो गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ ना, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाते चले गए। ठीक है, जब आपके पास हथियार है और एक छोटे कई लोग रह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो ना, उसको डरा के अपने अंदर कर सकते हो ना। ठीक है, तो वो क्या हुआ ना, मजबूत हथियारों के कारण बड़े राज्य जो थे उनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपना विस्तार करने लगे। फिर इसके अंदर बच्चों हमें इसी प्रक्रिया से जनपदों का विस्तार और महाजनपदों का ना उदय हुआ। ये जो प्रक्रिया चली आई, इसी से जनपद देखने को मिले, और महा जो जनपद थे ना उनका भी उदय देखने को हमें मिलता है बच्चों। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जनपद आखिरकार
जनपद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इस शब्द को आप तोड़ो। जनपद, ये जनपद, जनपद, इस शब्द को ना आप तोड़ो, एक काम करो। एक काम करो बच्चों, जो जनपद है ना इसको तोड़ो। जन यानी लोग, द्वारा निवास किया गया स्थान। जन का मतलब यानी लोगों द्वारा निवास किया गया स्थान या क्षेत्र, जिसे एक निश्चित प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो बच्चों जनपद का अर्थ होता है कि जो लोग होते ना वो एक जगह क्या करें, बसने लगे। ठीक है, यानी निवास किया गया स्थान, यानी कि वो बसने लगे तो उसे क्या बोला जाता है, जनपद बच्चों। ठीक है, अब जनपद का मैंने एक देखो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया, आज के जमाने से कनेक्ट करते हुए दिया है। ठीक है, जनपद मतलब जिला, ठीक है, और महाजनपद राज्य। महाजनपद जनपद से बड़े होते थे, और जो महाजनपद होते थे ना वो जनपद, महाजनपदों का निर्माण किससे होता, जनपदों से होता था। कैसे, जब छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या करते थे, एक महाजनपद का निर्माण करते थे बच्चों। ठीक है, यानी कि अब मैंने ये देखो आपको एक लिखा है, जनपद यानी जिला और महाजनपद यानी राज्य। इसका मतलब मैं आज के एग्जाम्पल से देखता हूँ आपको, जो आपका यूपी है या बिहार है, कोई स्टेट है, वो क्या है, वो एक महाजनपद के रूप में। ठीक है, इसके अंदर कई डिस्ट्रिक्ट देखने को आपको मिलेंगे। यूपी के अंदर आपको हरदोई मिलेगा, शाहजहांपुर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, कानपुर मिलेगा। तो क्या ये आपको ना स्टेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जिले के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट के अंदर कैसे मिलेंगे, जिला के रूप में देखने को मिलेंगे। जो ये जिला के रूप में देखने को मिलते ना, इन्हीं को बच्चों जनपद कहा जाता है उस समय। ठीक है, और ऐसे ही जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में मिलेगा, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये आपको महाजनपद यानी कि एक राज्य के रूप में होते थे। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, जो महाजनपद थे, यानी कि हमें उस समय 16 महाजनपद हमें देखने को मिले थे। ठीक है, और ये कहाँ से महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और कहाँ से इनका उल्लेख मिलता है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब जो महाजनपद है इनका निर्माण कैसे होता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो महाजनपद है एकदम से महाजनपद नहीं बन पाएंगे ना। ये देखो बच्चों, जो महाजनपद है ना इसका जो निर्माण है वो छोटे छोटे बस्तियों, इलाकों, जिन्हें जनपद कहा जाता था, उससे मिलकर एक बड़ा, जो इस समय बोलो तो राज्य ठीक बनता है। तो उसी तरीके से जब कई समुदाय मिलकर एक बड़ा स्थान बना लेते थे तो वो होता था बच्चों महाजनपद। ठीक है, यानी जो 16 महाजनपद थे वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हमें 16 महाजनपद यानी बड़े राज्यों का उदय देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं से भारत में प्राचीन राज्यों की शुरुआत होती है। यानी कि जो 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं ना, इन्हीं से भारत के अंदर जो प्राचीन राज्यों की जो हमें उदय है वो देखने को मिलता है। और इस समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बदलाव हो रहे थे, ठीक है, वो उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो महत्वपूर्ण बदलाव क्या था। इस समय ना ये लोग लोहे का उपयोग शुरू हुआ था। ठीक है, जिससे खेती और हथियार बनाने में मदद मिली। यानी कि इसी समय में ना लोहे का जो था उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, और जिससे इन्होंने खेती के लिए हल और हथियार बनाना चालू कर दिया था और उससे उन्हें मदद मिली थी अपने कार्यों को करने में। ठीक है बच्चों, फिर सिक्कों का चलन शुरू हुआ था।
जिससे व्यापार आसान हुआ। आप भी आज भी समय में देखते हो ना, जब आप व्यापार करते हो आपके लिए मुद्रा तो होनी चाहिए ना, लेकिन आज हमें मुद्रा सिक्के और कागजी नोट में भी देखने को मिलती है। लेकिन वो प्राचीन समय में ना बच्चों, हमें सिक्के के रूप में ज्यादातर चलन देखने को मिलता था, और सिक्के काफी बेटर क्वालिटी के होते थे उस समय, ठीक है, काफी बेटर क्वालिटी होती थी उनकी, ठीक है। फिर इसी समय हमें किसकी जानकारी मिलती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय होता है। इसी समय जो जैन धर्म था, इसको आगे पढ़ेंगे, और बौद्ध धर्म था, इसका उदय देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, परिवर्तन काल माना जाता है। यानी कि जो ये समय काल था ना, इसको किसके नाम से जाना जाता है, परिवर्तन काल के नाम से जाना जाता है। और बच्चों अब हम एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे, ये काफी बार क्वेश्चन में पूछ भी ली जाती है और पूछी भी गई है। जो 16 महाजनपद है, इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका बच्चों हमें दो जगह से उल्लेख मिला है, एक हमें बौद्ध ग्रंथ से मिला है और एक हमें जैन ग्रंथ से मिला है। बौद्ध ग्रंथ में ना एक अगुत्तर निकाय यानी पाली निकाय में देखने को मिलता है। अब कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ था जिसके अंदर हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो आंसर देना होता ना, वो देना होता अगुत्तर निकाय, ठीक है बच्चों। और इसी तरह हमें जैन धर्म, जो जैन ग्रंथ के अंदर ना भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि 16 महाजनपद थे क्या क्या, ठीक है। अंग था, मगध था, ठीक है, कौशल था, काशी, बज्जी, मल, चेंदी, वश्य, कुरु, पंचाल, सूरसेन, अस्माक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये हमारे 16 महाजनपद थे बच्चों, ठीक है, उस समय, ठीक है। फिर इनका जो विकास हुआ था, मैंने आपको बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद यानी कि बड़े राज्यों का उदय हुआ, और इन्हीं से भारत में प्राचीन राज्यों की शुरुआत मानी जाती है। इसमें आपको जो 16 महाजनपद है ना बच्चों, वो सब याद नहीं रखने, कुछ मेन याद रखने आपको, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए पड़ जाता है ना, वो जो मगध पड़ जाता है, क्या पड़ता है, मगध पड़ता है। इसका मैंने एक डायग्राम भी लगा दिया है, देखो मैप के अकॉर्डिंग, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, अवंती, चेदी, मगध, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, इसके बारे में आपको भी मैं विस्तार से बताऊंगा एकदम, ठीक है। या फिर काशी, कौशल, ठीक है। अब इसके बाद हम बच्चों देखने की कोशिश करेंगे जो मगध है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जो मगध है, इसकी जो महाजनपद थे हमारे 16 महाजनपद अभी हमने पढ़ा था, इनकी क्या विशेषताएं होती थी, ठीक है बच्चों। जो 16 महाजनपद हमें देखने को मिले, इनकी कुछ विशेषताएं तो होती हैं, तो क्यों इन्हें महाजनपद कहा जाता था, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक बच्चों। यानी कि जो महाजनपद की राजधानी, यानी कि जो प्रत्येक महाजनपद था, 16 महाजनपद थे, उनकी 16 के 16 जो महाजनपद थे, उनकी राजधानी देखने को मिलती थी। जैसे कि वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य आपको देखने को मिलते, सबकी अपनी राजधानी है, ठीक है। और इसी प्रकार उस समय जो 16 महाजनपद थे, उनकी अपनी एक राजधानी होती थी, जहाँ पे उनका उस राज्य का क्या होता था, शासन वगैरह चलाया जाता, देखा जाता था वहां से, ठीक है। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसा मैंने भी आपको बताया, ठीक है। राजधानी जो होती थी उसको किलेबंदी की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए, ताकि उस पर कोई आक्रमण ना कर सके, ठीक है। फिर राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता है। जो राजधानी है
उसका जो रख रखाव है उसका किसके द्वारा सुरक्षा की जाती थी? उसकी सुरक्षा जो बच्चों सेना के द्वारा की जाती है। आप वर्तमान में देख लो, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, ठीक है। और इसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारी जो पुलिस व्यवस्था होती है। आप देख लो, आप जैसे ही मेन रोड वगैरह पे जाओगे ना, आपको पुलिस का कोई ना कोई व्यक्ति आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेना के भी व्यक्ति भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, उस राजधानी जो होती थी उसमें क्या, उसकी क्या करते, सुरक्षा करते थे ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके, क्योंकि वहां से ना शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। और अभी भी देख लो आप, वर्तमान में भारत की राजधानी है। आप देख लो संसद भवन, आपको लोकसभा, ये कहाँ देख रहे हो? दिल्ली में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी, यहाँ से ही तो शासन चलेगा उसका। ऐसे ही आप यूपी की बात कर लो, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। तो वहां का शासन देखो ज्यादातर लखनऊ से चलता मिलेगा, ऐसा होता है। और ये आप, अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो आप क्या करोगे ना, वर्तमान से उसको रिलेट करके पढ़ना, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। फिर हर जनपद में सेना और नौकरशाह हुआ करते थे। हमें हर जनपद में सेना और नौकरशाह हुआ करते थे। वर्तमान में भी देख लो, हमें नौकरशाह के रूप में कौन मिलता है? पुलिस मिलती है, अधिकारी लोग मिलते हैं जो कार्य करते हैं, वो क्या होता है? नौकरशाह। और सेना यानी कि पुलिस वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार उस समय भी क्या था, राजधानी के अंदर सेना नौकरशाही वगैरह देखने को मिलती थी। ये उसकी पहली विशेषता थी, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक 16 महाजनपद है उनकी अपनी एक राजधानी है, ठीक है। राजधानी के अंदर जो उनके प्रशासनिक कार्य है वो किए जाते थे। सेना के द्वारा उस राजधानी की सुरक्षा की जाती थी, ठीक है। राजधानी जो थी उसकी किलेबंदी की जाती थी उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है बच्चों। ये सब हमने जाना। अब दूसरा पॉइंट है हमारा शासन, यानी कि जो महाजनपद थे उनमें शासन किस प्रकार चलाया जाता था, ठीक बच्चों। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, यानी कि वहां पर हमें कुछ महाजनपद देखने को मिलते हैं जहां पे राजतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता है, जिसमें राजा के द्वारा क्या किया जाता है ना, शासन किया जाता है बच्चों, ठीक है। पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गढ़ और संघ के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर लोगों का समूह जो होता था वो शासन करता था, यानी कि जो शासन व्यवस्था थी ना बच्चों महाजनपद के अंदर, वो हमें दो रूप में देखने को मिलती है। एक गढ़ या संघ के रूप में, जिसमें जो महाजनपद के लोग थे वो आपस में यहाँ पर लोग समूहों में शासन करते थे, ठीक है। यानी कि एक उनकी व्यवस्था होती थी, ठीक है, जिसमें कई लोग भाग लेते थे और मिलकर डिसीजन लेते थे, ठीक है। दूसरा हमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है शासन व्यवस्था वो देखने को मिलती है, जिसमें जो राजा होता था ना वो निर्णय लेता था, ठीक। ये दो प्रकार की हमें शासन व्यवस्था महाजनपद की विशेषताओं के अंदर देखने को मिलती है। फिर बच्चों इसमें हम देखने की कोशिश करें गढ़ और संघ। ये अपने आप में इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसको आप पढ़ना होगा। और हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो महाजनपद थे उस समय के, उनकी क्या विशेषताएं थी। यानी कि जो महाजनपद यानी गढ़, कई सदस्यों के समूह को गढ़ कहा जाता है। यानी इसके अंदर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता था, इसके अंदर जो लोग होते थे उनका एक समूह होता था, जिसके अंदर 10 से 12 20 जो भी व्यक्ति होते शामिल होते थे वो होते थे, और वो मिलकर कोई निर्णय लेते थे, ठीक है। संघ यानी संगठन या सभा को संघ कहा जाता। संघ का मतलब क्या था? संगठन, यानी कई लोगों ने मिलकर एक संगठन बना ली या एक सभा बना ली, उसको कहा जाता था, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर जैनगढ़ से ही संबंधित था। ये जो थे वो गौतम बुद्ध थे और जैनगढ़ थे, गौतम बुद्ध और महावीर जैनगढ़, वो किससे संबंधित थे? वो इसी से संबंधित थे। गढ़ में एक से ज्यादा व्यक्ति शासन का कार्य संभालते थे, यानी कि बच्चों जो गढ़ था इसमें कोई एक व्यक्ति शासन नहीं करता था, बल्कि एक व्यक्ति से ज्यादा लोग इसके अंदर शासन करते थे,
ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, समान अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि सभी लोग जो थे उसके अंदर काम करते थे उनके इसमें समान अधिकार थे। फिर बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मगध महाजनपद था, यानी कि आपको मैंने बताया कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब जो 16 महाजनपद थे इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था। तो वो क्यों था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये इसके जो उत्थान के क्या कारण थे और क्यों इसको सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता था, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सुरक्षित भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो महाजनपद था उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी ना वो काफी अच्छी थी। आप देखोगे ये चारों ओर से ना प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। प्राकृतिक रूप से कैसे? उत्तर में देखोगे ना इसके मगध के गंगा नदी आपको देखने को मिलेगी, पूर्व में देखोगे तो सोन नदी आपको देखने को मिलेगी, पश्चिम में देखोगे तो चंपा नदी आपको देखने को मिलेगी, और दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल पहाड़, ठीक है। अब ये क्या होता था, ये इसके लिए जो महाजनपद मगध था ना इसको अलग से पैसा खर्च करने की अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत नहीं होता था, क्योंकि इसको प्राकृतिक रूप से काफी अच्छी सुरक्षा मिल रही थी इसके अंदर, ठीक है। इससे दुश्मनों के लिए आक्रमण करना क्या होता था? कठिन होता था, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या हो प्राकृतिक रूप से घिरा है, जिससे कोई व्यक्ति आक्रमण के लिए आ नहीं सकता था, कोई भी दुश्मन, ठीक है। जैसे ये देखो विंध्याचल पहाड़ दिखा रखा है मैंने, गंगा नदी दिखा, सोन नदी दिखा रखी है, गंगा नदी दिखा रखी है, ये रही हमारी, ठीक है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मगध था ना वो दो प्रकार की राजधानियां थी। मगध जो था इसकी राजधानी काफी बार पूछ लेता है, आपको इसकी ना दो राजधानी देखने को मिलेंगी, एक पाटलिपुत्र और एक हमें देखने को मिलेगी राजगीर। राजगीर क्या थी? ये प्राचीन राजधानी थी, ठीक है बच्चों। राजगीर प्राचीन राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र था ना वो नई राजधानी बनाई गई थी बाद में, इसके बाद बनाई गई, ठीक है। यानी कि जो राजधानी थी ना वो 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बहुत सुरक्षित थी। यानी कि मैंने आपको बताया जब हमने महाजनपद की विशेषताएं पढ़ी थी उसमें हमने जो बताया था कि जो राजधानियां थी ना उसकी किलेबंदी की जाती थी। किस लिए की जाती थी? ताकि कोई व्यक्ति हमला ना कर सके और राजधानी सुरक्षित रहे और शासन व्यवस्था आराम से चलता रहे। तो इसीलिए जो राजगीर थी ना वो प्राचीन राजधानी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण क्या थी? काफी सुरक्षित थी, ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप से उसे सुरक्षा मिल रही थी, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति ऐसे में ना उस पर हमला नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये इसका एक शक्तिशाली होने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र जब नई राजधानी बनाई गई, ठीक है, ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, जिससे व्यापार और यातायात आसान होता था। यानी कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि ना जब पाटिल हमारी राजगिरी राजधानी थी, पाटलिपुत्र क्यों बनाई है? पाटलिपुत्र इसको इसलिए भी शिफ्ट किया गया होगा जिससे कि वो व्यापार और यातायात आसान हो सके, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सके और वो अपना व्यापार अन्य लोगों के साथ भी कर सके। किसके माध्यम से? गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम, ये तीनों जो नदियों का एक संगम था, जिसे उन्हें जो हमारे मगध महाजनपद के लोग थे इनको आने जाने में और व्यापार करने में ना काफी आसान था इसके लिए, इसलिए। फिर बच्चों हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि ना शक्तिशाली राज्य, इसके अंदर ना हमें जो मगध है इसके अंदर हमें कौन कौन से राजा ने शासन किया, कौन कौन से वंश ने किया, इसके बारे में आगे 1-2 स्लाइड के बाद विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने इसकी सुरक्षा में अपना योगदान दिया था। तो इसका जो शक्तिशाली होने का एक कारण ये भी हो जाता है।
यानी कि पहला क्या था, बिंबिसार। ठीक है, मगध का वास्तविक विस्तार करने वाला पहला राज्य शासक, यानी कि जो मगध था ना, इसका जो वास्तविक विस्तार जिसने किया था ना, वो बिंबिसार था। ठीक है, और ये करने वाला ना पहला शासक था, उसने अंग, काशी आदि पर अधिकार किया है। यानी कि जो और भी महाजनपद थे ना, उन पर, काशी हो गया हमारा, ठीक है, हमारा काशी हो गया, अंग हो गया, इस पर भी इसने अधिकार करने का काम किया था। फिर अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु पहले तो पता होना चाहिए कौन था। अजातशत्रु ना बच्चों, बिंबिसार का पुत्र था। और ये अजातशत्रु ना अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि उत्तराधिकार कैसे चला आ रहा है, एक ही वंश के लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उसने अवंती को जीतकर मगध की शक्ति को और बढ़ाया। यानी ये जो अजातशत्रु था, इसने अपने समय में ना अवंती को जो था उस समय जीता। ठीक है, जिससे क्या हुई, मगध जो था इसकी जो शक्ति है वो और बढ़ी। ठीक है, फिर महापद्मानंद एक शासक थे, ये नंद वंश का संस्थापक था। यानी कि जो महापद्मानंद थे ना, वो कौन थे, वो नंद वंश जो था उसके संस्थापक थे। ठीक है, उसने अनेक राज्यों को जीतकर मगध को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। यानी कि जो महापद्मानंद थे, इन्होंने अपने समय में क्या किया ना, अन्य जो वहां पे अनेक राज्य थे उन्हें जीत कर क्या किया, मगध में शामिल कर लिया। ठीक है, जिससे कि मगध जो था एक विशाल साम्राज्य में हमें देखने को मिला। ठीक है बच्चों, फिर इसका निष्कर्ष एक निकलता है कि इन सक्षम और महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व में मगध ने राजनीतिक शक्ति, विस्तार और स्थिरता प्राप्त की। यानी कि जो ये राजा या शासक थे जिन्होंने मगध का शासन चलाया, इनके सक्षम थे, महत्वाकांक्षी थे, इनके जो नेतृत्व के कारण ना मगध राजनीतिक शक्ति, विस्तार और स्थिरता क्या कर सका, प्राप्त कर सका बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि लोहे की उपलब्धता। यानी कि जब हमारा महाजनपद के समय, मगध के समय हमें लोहे की जानकारी मिल गई थी। और अगर हम देखते हैं कि हड़प्पा वासियों को इसके बारे में जानकारी नहीं पड़ती। यानी कि मगध के दक्षिण में छोटा नागपुर यानी कि लोहे का भंडार था। ठीक है, लोहे के कारण क्या होते थे, मजबूत जो हथियार होते थे ना, उनका निर्माण किया जाता था। अब मजबूत हथियार होंगे निर्माण के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपना विस्तार ज्यादा कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, और जो अन्य राज्य हैं उनको जीत कर अपने भाग में शामिल कर सकते थे। ठीक है, लोहे के औजारों से क्या होता था, कृषि उत्पादन किया जाता। अब लोहे के औजार होंगे जब आपके पास, तो आप क्या कर पाओगे, आप कृषि अच्छे से कर पाओगे। जो कृषि की उपजाऊ है भूमि है, वो आपको उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आप अनाज उगाओगे ना, उसको ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और आसानी पूर्वक कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास औजार होंगे। ठीक है, फिर इससे सेना की शक्ति और राज्य की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई। यानी कि जब लोहा मिल गया, हमें प्राप्त हो गया, तो इस लोहे से ना क्या कर सकते हैं, सेना के लिए हथियार बना सकते हैं, जिससे कि सेना की जो शक्ति थी वो और अधिक मजबूत हो जाती थी। ठीक है, और ये राज्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, अब बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे कि उपजाऊ भूमि। आपको मैंने ये बताया था कि बच्चों जो मगध है ना, वो चारों ओर नदियों से घिरा था। ठीक है, जिस कारण उसकी जो भूमि थी वो काफी उपजाऊ थी। अब उपजाऊ भूमि होगी ना वहां पे बच्चों, तो उससे क्या होगा ना, फसल आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जब भूमि उपजाऊ होगी तो आप उससे क्या कर सकते हो, फसल ज्यादा उगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, और यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे भरपूर कृषि उत्पादन होता था। यानी कि जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां पे आप जो फसल करोगे ना, वो भारी मात्रा में उगेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और अधिक उत्पादन से राज्य को प्राप्त राजस्व यानी कर प्राप्त होता था। अब अधिक उत्पादन जैसे जैसे आप लोग करते थे उस समय, ठीक है,
तो उनमें ना एक कर लगाया जाता था। तो वो कर कहाँ मिलता था, जो कि मिल जाता था, जो कर होता था वो लेते थे, जो कि मगध के विकास में लगाते थे। इससे जो मगध होता था वो और भी शक्तिशाली बन जाता था। ठीक है, इस आर्थिक समृद्धि ने मगध को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो उपजाऊ भूमि वाला पॉइंट है ना, इसने क्या किया, मगध को काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दिया। ठीक है बच्चों, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ना, यानी व्यापार एवं नदी मार्ग, यानी कि जो मगध था ना वो व्यापार करते था अपना। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य वहां पे जो होते थे उस समय व्यापार करता था। कैसे करता था, नदी मार्ग के द्वारा करता था आसानी से। ठीक है, इसलिए इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी दोबारा से, यानी कि गंगा नदी मगध की जीवन रेखा थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण जल मार्ग था, यानी जो गंगा नदी थी वो मगध की एक जीवन रेखा मान सकते हो। ठीक है, जिसके द्वारा ये देखो ये सामान कैसे ले जाया जाता था। ये नाव है, इसमें सामान देखो भर के लोग ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए। और ये देखो कुछ ठेले वगैरह, ऐसे मैंने एक डायग्राम आपको दिखा दिया, आप इमेजिन कर सको और आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब क्या होता था, नदी मार्ग से व्यापार आसान और सस्ता होता था, जिससे दूर दूर के क्षेत्रों से संपर्क बना। यानी कि जो नदी मार्ग था उससे व्यापार करना सस्ता सुलभ होता था। ठीक है, ज्यादा खर्च नहीं होता था। और इसके द्वारा ना वो क्या करते थे, दूर दूर के क्षेत्र होते थे दूर दूर तक, वहां तक अपना संपर्क जो थे वो बना पाते थे। ठीक है, व्यापार के कारण व्यापार के कारण राज्य को क्या मिलता था, अधिक राजस्व मिलता था, यानी कि जो टैक्स लगता था वो मिलता था, प्राप्त होता था, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था। क्योंकि अगर कोई राज्य महाजनपद था उसमें अगर उसको टैक्स मिल रहा है तो टैक्स का प्रयोग क्या करेगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए करेगा और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और विकसित करने के लिए करेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या था, राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे नगर व्यापार और परिवहन के बड़े केंद्र बन गए। यानी जो राजगृह राजधानी बनाई थी और पाटलिपुत्र जो हमारे मगध था उसकी राजधानी थी, ये क्या था, व्यापार और परिवहन के ना बड़े केंद्र क्या हुए थे, बन चुके थे। फिर हम बच्चों इसमें देखने की कोशिश करेंगे शक्तिशाली सेना, यानी मगध के पास ना एक शक्तिशाली सेना होती थी। और इस शक्तिशाली सेना में जो उसकी हाथी सेना होती थी ना, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती थी। क्योंकि जो मगध था ना वो उपजाऊ क्षेत्र में था या नदी वगैरह के था, तो वहां की जो भूमि होती थी ना वो दलदल होती थी, जिसमें आप अपने घोड़ों के साथ वगैरह के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन जो दलदल भूमि में हाथी सेना बहुत इंपोर्टेंट हो जाती थी, और जो कि इनके मगध है उसकी सेना में, उसकी विकास में, उसकी शक्ति को बढ़ाने में इस सेना का काफी ज्यादा महत्व होता था। ठीक है, मगध की सेना हाथी सेना सबसे बड़ी शक्ति थी। ठीक है, हाथी सेना शत्रुओं की पंक्तियों को तोड़ने में अत्यंत प्रभावशाली थी। मजबूत पैदल सेना, रथ सेना और घुड़सवार सेना भी उनके पास थी। अनुशासित और संगठित सेना के कारण मगध ने अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। यानी इनकी जो सेना थी वो एक संगठित थी, मिलकर काम करती थी। ठीक है, जिससे इन्होंने ना मगध ने अन्य महाजनपदों पर क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है बच्चों, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि मगध महाजनपद जो था, यानी कि मगध साम्राज्य था, इस पर ना कुछ शासक रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने इस पर शासन किया है। अब हम उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से शासक थे और वो किस वंश से थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला जो शासक था वो बिंबिसार था, यानी कि हर्यक वंश का शासक था। इसका जो टाइम पीरियड रहता है ना बच्चों, वो 544 से 491 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना का उसका संस्थापक किसको माना जाता है ना, स्थापना राजा बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसकी जो बिंबिसार था ना जो 15 वर्ष का था तब ये मगध की जो गद्दी पर था बैठा था। ठीक है, और वह गौतम बुद्ध का समकालीन था उस समय। समकालीन का मतलब क्या था, यानी कि
वह गौतम बुद्ध का समकालीन था, क्योंकि उस समय गौतम बुद्ध थे, ठीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो उसके समकालीन थे, ठीक है। उन्होंने कई जनजातियों और क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर मगध राज्य की स्थापना की। यानी कि जो बिंबिसार था ना बच्चों, इसने क्या किया, कई जनजातियों और क्षेत्रों को ना एक साथ मिलाकर जो मगध राज्य है क्या किया, इसकी स्थापना की, जिससे ये और भी अधिक शक्तिशाली बन पाया। तो इसलिए जो बिंबिसार है ना बच्चों, इसकी अधिक भूमिका हो जाती है मगध को शक्तिशाली बनाने में, ठीक है। फिर ऐसा कहा जाता है कि उसने 80,000 गांवों को मिलाकर यह साम्राज्य बनाया था। 80,000 गांव उस समय जो थे उनको मिलाकर इसने क्या किया था, मगध जो था उसका निर्माण किया था बच्चों, ठीक है। इसने जो पहले इसकी राजधानी जो बनाई थी ना, वो ग्रीक वर्च बनाई थी। ये आपको बहुत कम एक दो बुकों में मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, बस पहली बनाई थी, ठीक है। कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखना, नहीं तो नहीं। और बाद में इसने राजगृह को बनाया था, आपको ये वाली मेन याद रखना है, ठीक है। इसने क्या किया था, मगध की राजधानी बनाई थी। इसके बाद बच्चों हम देखने की कोशिश करेंगे ना कि कौशल राज्य की पुत्री, यानी कौशल जो एक राज्य थे उनकी पुत्री कौशल देवी लिच्छवी शासन चेटक की पुत्री चलना एवं मध्य देश की राजकुमारी के हेमा के साथ विवाह कर बिंबिसार ने अपनी राज्य को और मजबूत किया। वह अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। यानी कि इसने क्या किया, इसने अपने आप को मजबूत करने के लिए मगध शासन को इसने अलग अलग जो उस समय राज्य थे उनके राजा वगैरह थे उनकी बेटियों से शादी की, ठीक है, जिससे कि ये अपना जो मगध शासन को और मजबूत करवा सके। लेकिन अब वो बोलते हैं ना कि जब बेटा आपका बड़ा होने लगता है और हर व्यक्ति को एक इच्छा होती है कि मैं भी शासन करूं, ठीक है। यहाँ पे एक कहानी बता रहा हूँ, जैसे हर एक व्यक्ति को होता है ना कि मैं शासन करूं, और शासन के अंदर आप ये भी देख सकते हो कोई व्यक्ति अपना शासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, भले वो बूढ़ा कितना भी हो जाए, ठीक है। जो अजात शत्रु था ना, वो किसका था, बिंबिसार का बेटा था। अब इसको भी शासन करने का मन आया कि भाई शासन तो यार मैं भी करना चाहूंगा ना। तो इसने क्या किया, अपने जो इसके पिता थे ना बिंबिसार, इसको ही मार दिया और खुद उठ के आया, गद्दी पे बैठ गया, ठीक है बच्चों। ये खुद आया और गद्दी पे फिर बैठ गया अपने, ठीक है। फिर अजात शत्रु थे, वो भी हरेक वंश के शासक थे, ठीक है। इन्होंने अपना क्या योगदान दिया मगध के अंदर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 491 से ना 459 तक ईसा पूर्व तक रहता है। अजात शत्रु अपने पिता है यानी कि बिंबिसार की हत्या करने के बाद मगध का जो सम्राट बने थे, यानी कि इन्होंने पहले तो सम्राट बनने के लिए अपने पिताजी को ही साइड निपटा दिया, ठीक है, साइड हटा दिया कि अब जाके हमारा रास्ता साफ होगा और हम यहाँ पे बैठ पाए, ठीक है। और इसकी एक नीति है ना वो काफी फेमस है, फूट डालो राज करो। इसने फूट डालकर बज्जी संघ पर जीत हासिल करी, और इस युद्ध में उन्होंने रथ रथ मुशाल एवं महाशिलाकटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। अब काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अजातशत्रु था जब मगध का शासक था तो उस समय उसने कौन से हथियारों का प्रयोग किया था। उसमें हमें दो नाम चर्चित मिलते हैं, एक रथ मुशाल, ठीक है, और एक महाशिला कटक। ये हथियार देखने को मिलते हैं, ये पूछ लेता है बच्चों काफी बार क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या होता है, गौतम बुद्ध की जो थे उनकी मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने राजगृह में उनकी भस्म पर एक स्तूप बनवाया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई। कभी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चों जो बौद्ध संगति है ना प्रथम, वो किस शासक के शासन काल में हुई थी, तो वो अजातशत्रु का वहां पे नाम आ जाता है, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, अजातशत्रु, ठीक है,
अब मैंने जो बोला है कि जो पिता की हत्या के बाद ही बैठेगा, तो ये भी तीसरा जो पॉइंट आता है ना, उदयनी, ये भी क्या था, हरेक वंश का शासक था। 460 ईसा पूर्व से ना 440, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त की। उसने गंगा, सोन एवं गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की एवं पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मगध है, इसकी जो राजधानी है ना बच्चों, ठीक है, वो किस शासक ने बदली थी, यानी कि पहले राजगिरी थी जो कि बिंबिसार के काल में थी, ठीक है, और फिर पाटलिपुत्र बनी, इसको बनाया था उदयन ने, ठीक है। ये हर एक जो वंश था उसका अंतिम और कमजोर शासक था, यानी कि जो हर एक वंश था ना, ये उसका अंतिम शासक था, कमजोर शासक देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है शिशुनाग वंश, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है ना बच्चों, वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर बच्चों इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कौन कौन से शासक होते हैं, ठीक है। हर एक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नागदशक को हराकर शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की, यानी कि जो हर एक वंश था उसके एक अंतिम शासक थे, कौन थे, वो थे नागदशक। इनको हराकर शिशुनाग ने ना मगध में क्या किया, शिशुनाग जो वंश थी इसकी स्थापना की थी। यह राजवंश बहुत कम समय तक विद्यमान रहा, यानी कि ये जो नाग वंश था ना, ये मगध के अंदर काफी समय तक नहीं रह पाया था, ठीक, बहुत कम समय तक विद्यमान रहा। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। इसने इस समय क्या किया, इसने ना वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसके पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के बाद पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जब शिशुनाग थे ना, इन्होंने क्या किया, मगध की राजधानी को ना पाटलिपुत्र से हटाकर क्या करने, वैशाली को बनाया था, ठीक है। लेकिन इसका जो पुत्र था कालाशोक, ठीक है, उसने बाद में फिर पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया था, ठीक है। फिर जो द्वितीय बुद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी, पहली अजातशत्रु के काल में हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो द्वितीय बुद्ध संगति किसके काल में हुई थी, कालाशोक के काल में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, जिनका टाइम पीरियड रहता है 344 से 323 ईसा पूर्व तक। ये महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। यानी कि जो महापद्मनंद है ना, इन्होंने युद्ध करके ना क्या किया, जो शिशुनाग वंश था वहां पे मगध में उसका अंत करके नंद जो वंश था उसकी अपनी स्थापना करी थी। और नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम राजा जो था वो धनानंद था, जिन्होंने बहुत विस्तारीय साम्राज्य का निर्माण किया। इससे काफी विस्तार पूर्वक जो मगध राज्य था उसका निर्माण किया था, ठीक है। फिर धनानंद के समय ही यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर क्या किया, हमला किया। एक बार कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि कौन से राजा के समय ना सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तो कौन था, धनानंद था, ठीक है। सिकंदर की वजह से यह वंश कमजोर हो गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसका जो आने वाला कंटेंट है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है।